जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाले ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लास की जानकारी प्राप्त होती रहे। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। विविधज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेषज्ञ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारी जो होते हैं उन्हें वो विशेषज्ञ होते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। भाई, कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों पद्धतियों से या उपरोक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के बजटों का परीक्षण करती है। ए, ग्राम सभा, बी, पंचायत समिति, सी, जिला पंचायत, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायत समिति। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के बजटों का परीक्षण पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है। क्या होता है? जिला प्रशासन स्तर का होता है, ग्रामीण प्रशासक स्तर का होता है, क्षेत्रीय प्रशासन के स्तर का होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, यहाँ पर बी लिख गया है, सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रशासन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के खंड विकास अधिकारी के कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? समिति के कार्यकलापों, कर्मचारियों का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन करना, पंचायत समिति की ओर से खंड की पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करना, पंचायत समिति की कोष से धन निकालना तथा वितरण करना, या डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खंड विकास अधिकारी के कार्यों की अगर हम बात करें तो समिति के कार्यकलापों, कर्मचारियों का निरीक्षण, नियंत्रण करना तथा निर्देशन का होता है। पंचायत समिति की ओर से अपने खंड की पंचायतों का वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करना होता है। पंचायत समिति की कोष से धन निकालना तथा वितरण करना भी होता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतु में पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। भारत में फसलें 3 ऋतु में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ए, गेहूं, बी, चना, सी, मटर या डी, तरबूज।
तो रबी की अगर फसल इसमें से नहीं है तो वो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तरबूज। तरबूज की फसल जायद की फसल होती है। भारत में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पर तरबूज पाया जाता है, अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती करना आसान होता है क्योंकि इसमें कम खाद लगती है और कम पानी में भी यह होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1960, बी 1950, सी 1965 या डी 1970? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1960। दोस्तों इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन 17 नवंबर 1960 को किया गया था और यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की जगह गोविंद बल्लभ पंतनगर विश्वविद्यालय अगर लिखा मिल जाए तो वो एक ही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति नाम किसने दिया? ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन वोरलॉग, ऑप्शन सी विलियम गुड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम गुड। दोस्तों हरित क्रांति को परिभाषित 1968 में इन्होंने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी CV रमन या ऑप्शन सी डॉक्टर स्वामीनाथन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर भारत में हरित क्रांति की बात करें तो इसका श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया जाता है। दोस्तों स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार विषय सूची से संबंधित है? ए संघ सूची से, बी राज्य सूची से, सी समवर्ती सूची से या डी इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य सूची से। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देख रेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? ऑप्शन ए केसवानी, ऑप्शन बी सृष्टि, ऑप्शन सी NIC, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, दोस्तों अगर हम इसके जवाब की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य की वित्तीय स्थिति की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु कोशवानी नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई है। यह वेबसाइट वित्त विभाग तथा विभिन्न विभागों के वित्तीय नियंत्रकों की सहायता करती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोशवानी। दोस्तों यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लेखपाल 2015 की परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत एवं आरक्षित क्षेत्रों में, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। दोस्तों नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। शेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्य में
शामिल है। कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम से संबंधित है? ए, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, या डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रश्न में ही देख लीजिए, इसमें ज्योति शब्द लिखा, इसी शब्द को अगर आप पकड़ लें तो आपको पता चलेगा ये विद्युत से संबंधित है। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, तो ये नहीं होगा। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये भी नहीं हो सकता। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, तो विद्युत यहाँ पे आ गया, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है? ए, भूमि के आकार के आधार पर, बी, भूमि की कीमत के आधार पर, सी, भूमि के किस्म के आधार पर, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मुद्रांक शुल्क को स्टाम्प शुल्क कहते हैं। भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंधन मूल्य दोनों में जो भी ज़्यादा हो पर लगाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।